हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, guiding values of the Indian Constitution, member of Constituent Assembly. These are the content we read in this chapter, we learn in this chapter. First is introduction part. This lesson deals with the word constitution as a whole. The example of South Africa with respect of apartheid is explained. The period in which Indian constitution was made is discussed. The key features of Indian constitution are discussed. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? बच्चों, बात उठती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों एक बेसिक रूल्स हैं जो कि सिटीजन्स के लिए हैं और जो गवर्नमेंट के लिए हैं, उन्हें वो क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि रिटन फॉर्म में है, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉज हैं बच्चों, किसी भी कंट्रीज़ के सुप्रीम लॉ कहे जा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक राइट्स देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करे। अपार्थेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपार्थेड? अपार्थेड का मतलब है बच्चों रंग भेद करना, ठीक है, भेदभाव वाला। इज रेफर टू द पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्किन एंड स्किन कलर। कि इसमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पर या स्किन के कलर के आधार पर। इस पॉलिसी का, रंग भेद की जो नीति है, इसको क्या किया गया बच्चों, ख़त्म करने की कोशिश की गई। 1910 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई बच्चों। इसमें ऐसे बनाई गई और उन्होंने नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की का निर्माण किया और मूवमेंट स्टार्ट किया, इंटेंसिफाइड किया, उसे 1950s में हटा दिया गया, ठीक है। 1916 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो कांग्रेस है वो बैन कर दी गई और इसके जो लीडर्स हैं बच्चों, इसके लीडर्स को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया है, अपनी एक आर्मी ऑर्गेनाइज की, अपनी एक आर्मी बनाई और रेशियल जो उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। द अनकंटेनमेंट एंड पॉलिसी ऑफ द अफ्रीका, और जो साउथ अफ्रीका में जो बेकार जो पॉलिसीज़ हैं, जो रंग भेद की नीति के कारण लोगों को उनका सामना करना पड़ता था, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का, उनको क्या किया, हटाने की कोशिश की गई। 1980s के एंड में जो इंटरनेशनल आइसोलेशन बनाया गया, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज कंप्लीट। विद इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द अपार्थेड। और बच्चों यही क्या था, अपार्थेड को ख़त्म करने की प्रोसेस थी। और द बैन ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज लिफ्टेड एंड इट्स लीडर रिलीज। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर जो लगाए हुए बैन थे उन्हें हटा दिया गया और उनके जो लीडर्स हैं उन्हें रिहा कर दिया गया बच्चों। नेगोशिएशन किया गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के बीच में, जो कि उस समय किसकी थी, अंग्रेज लोगों की सरकार थी उस समय। दोनों के बीच में नेगोशिएशन किया गया कि नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया जाए, ठीक है। वुड गिव द अफ्रीकन राइट टू वोट, क्या अफ्रीकन जो नेटिव्स जो लोग हैं उन्हें वोटिंग का राइट दिया जाना चाहिए। अप्रैल 1994 में इलेक्शन वहाँ किए गए बच्चों और साउथ अफ्रीका में एक नया प्रोविजंस बनाया गया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की, ठीक है, एंड फॉर्म अ नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। फाइनली at the midnight of April 26, 1994, the new national flag of the Republic of South Africa
was Sunfeld, making the newly born democracy the world in the world. आप जो इस पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक नए रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का क्या हुआ, जन्म हुआ 26 अप्रैल 1994 को। Apartheid, the official policy of racial separation and ill treatment of black, colored and Indian followed by the government of South Africa between 1948 and 1989। अपार्थेड था बच्चों, ऑफिशियल पॉलिसी थी ये, ठीक है। इसमें जो जाति के आधार पर, ठीक है, लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था। जो काले लोग हैं उनके साथ में, जो कलर्ड हैं उनके साथ में, और जो इंडियंस हैं उनके साथ में साउथ अफ्रीका में 1948 से 1989 के बीच में उनके साथ रंगभेद किया जाता था कलर के आधार पर, ठीक है, उनके उसके आधार पर, स्किन के आधार पर या उनके नेटिव्स होने के आधार पर। नेल्सन मंडेला को बेटा साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। एंड 7 लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और नेल्सन मंडेला के साथ और उनके जो 7 लीडर थे उन सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा दी थी 1964 में, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थेड रिजिम इन हिज कंट्री। तो उन्होंने क्या किया था, अपार्थेड का विरोध किया था अपनी कंट्री में, ठीक है। उसने अपनी लाइफ के गोल्डन 20 ईयर्स साउथ अफ्रीका की जेल में बिताए थे बच्चों, ठीक है। और वो कहाँ पर थे, कौन सी जेल में उन्हें भेजा गया था, रोबन आइलैंड में भेजा गया था बच्चों। उन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई, ऐसा कहा जाता है जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्हें कई दिनों तक अपनी आंखों से सही से दिखाई भी नहीं दिया था। अब बच्चों बात करते हैं, इस पाई चार्ट के माध्यम से आपको शो किया जा रहा है कि ब्लैक कितने थे, वाइट कितने थे। जो 1/4 जो थे वो वाइट थे, जो कि वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, बाहर से आए हुए थे। और ये वो लोग थे बच्चों जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर वहाँ पर साउथ अफ्रीका में आकर बस गए थे। और वो ज़्यादातर कौन थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे। वो टोटल 1/4 थे। और बाकी जो नेटिव्स थे वहाँ के, जो टोटल लोग थे वो थे 3/4% जो थे ब्लैक थे बच्चों। और इतने पर भी 3/4 होने, संख्या में 3/4 होने पर भी इन पर राज कौन कर रहे थे, वाइट्स कर रहे थे बच्चों। साउथ अफ्रीका को बच्चों 3 इक्वल पार्ट्स, 3 जो पार्ट में डिवाइड किया गया था। वाइट के पास क्या थी बच्चों, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी, ठीक है। और पॉश एरिया में रहते थे, सनलाइट और एयर, फ्रेश एयर के लिए उनके लिए अच्छे घर बने हुए थे। ब्लैक्स टोटल पॉपुलेशन का 3/4 थे बच्चों साउथ अफ्रीका में, और उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी। जो कलर्ड थे बच्चों वो कौन थे, इंडियंस थे, जो कि किसके लिए, नौकरी के लिए बाहर से अंग्रेज़ों के द्वारा ही साउथ अफ्रीका में लाए गए थे, लेबर कराने के लिए, लेबर के फॉर्म में वो यहाँ लाए गए थे। और उनकी जो फैसिलिटीज़ थी उनको कैसे देते थे, बहुत ख़राब फैसिलिटी थी, लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब थी, ठीक है। वाइट जो यूरोपियंस थे उन्होंने अपार्थेड सिस्टम साउथ अफ्रीका पर शुरू कर दिया था 17th और 18th सेंचुरी से ये अपार्थेड सिस्टम वहाँ शुरू था। और द नॉन वाइट जो ब्लैक्स हैं, नॉन वाइट्स का मतलब ब्लैक और कलर्ड जो पीपल हैं, उनके पास क्या थे, उनके जो राइट्स थे वो बहुत कम थे, ठीक है। ब्लैक्स वर फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट एरिया। ब्लैक्स को वाइट जहाँ रहते थे उस एरिया में जाने के लिए क्या था, मनाही थी। दे कुड वर्क इन वाइट, वो वर्क तो कर सकते थे उन वाइट एरिया में से, ठीक है, लेकिन वैन दे हैड परमिशन, जब उनके पास परमिशन होती थी तभी, परमिट मिलता था उन्हें तभी। ट्रेन में, बसेस में, टैक्सीज में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सब चीज़ें अलग थी वाइट्स की, ठीक है। ये सब चीज़ें थी वाइट्स की और ब्लैक्स की, दोनों की अलग अलग थी। और इसीलिए इस सिस्टम को सेग्रीगेशन कहा गया, ठीक है। 1950s में जो द ब्लैक
इंडियंस एंड सेंसिटिव वाइट्स मेड ANC, जो सेंसिटिव मतलब है कि जो किसको करते थे, अपार्थाइड को सपोर्ट नहीं करते थे, उन वाइट्स ने मिलकर ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC का मीन्स है बच्चों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की 1950s में, और अपार्थाइड के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए नया मोर्चा खोल दिया बच्चों। सेग्रीगेशन मीन्स दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, वो केवल चर्च में भी नहीं जा सकते थे, वेयर द वाइट वर्शिप, जहाँ की वाइट पूजा करते थे या अपनी प्रार्थना करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और जो ब्लैक थे वो इस बुरे व्यवहार के अगेंस्ट अपने आप को इकट्ठा नहीं कर सकते थे और विरोध नहीं दर्शा सकते थे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका ये बनाया गया, इसमें बच्चे एक पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है डेंजर लिखा हुआ है, और उसमें एक ये बैन जैसी क्या क्या चीज़ें बैन है, उसमें नेटिव्स इनकी वहाँ के रहने वाले मूल निवासी, इंडियन एंड कलर्ड, इंडियन और दूसरी कंट्री से के आए हुए दूसरे कलर के जो लोग हैं वो, इफ़ यू एंटर दीज प्रीमिसेस, अगर आप इस प्रीमिसेस में रात में अगर एंटर करते हो तो यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, और आपको क्या मान लिया जाएगा कि आप मिसिंग हो, यानी कि आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। आर्मी गार्ड शूट ऑन साइट, आर्मी गार्ड्स को देखते ही गोली मारने का क्या है आदेश है। सेवेज डॉग्स बिवेयर द क्रॉप्सेस, अब उसने कहा है कि जो किससे बचना है, कुत्तों से, और जो लोग हैं दूसरे कलर्ड वाले हैं या ब्लैक हैं उनसे बचना है। किसको बचना है, किसको बचना है, होने वाले बुरे व्यवहार के वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, यू हैव बीन वार्न्ड, आपको क्या किया जाता है, सावधान किया जा रहा है। ये क्या एक साइन बोर्ड है, एम्ब्लेमेटिक है ये, टेंस रिलेशंस ऑफ अपार्थाइड एरिया में जिस कंडीशन है उसको दिखा रहा है। 1953 का ये आपको दिखाया गया है इसमें बच्चों। When the number of protesters increased, white area when the number of protesters increased, जैसे जैसे विरोध करने वाले बड़े की संख्या बढ़ी, जो वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ क्या कर दी बच्चों, चेंज कर दी। जब नेल्सन मंडेला ने वॉकआउट किया, कब जेल से बाहर आए जब वो 28 ईयर्स बाद, तो उन्होंने द करेज ऑफ एनसी प्रोटेस्टर्स इंक्रीज एट द हाई लेवल, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो प्रोटेस्टर थे वो जो विरोध दर्शा रहे थे, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो गया था, बढ़ गया था, उनका साहस बढ़ गया था, और वो ऐसी नीतियां बनवाना चाहते थे जिससे अपार्थाइड को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल की मिड नाइट को एक नया नेशनल फ्लैग जो कि रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का प्रतीक था वो क्या किया गया, लहराया गया, और इससे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में इस अपार्थाइड को ख़त्म किया गया साउथ अफ्रीका से। जो आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक सेंसिटिव वाइट कलर्ड पीपल अपार्थाइड फॉर इक्वलिटी फॉर मैन एंड वीमेन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। अब अपार्थाइड हटने के बाद में डेमोक्रेटिक जब साउथ अफ्रीका बना तो उसमें जो ब्लैक्स थे और जो सेंसिटिव वाइट थे, जो कलर्ड पीपल थे, उन सब ने क्या किया, इक्वलिटी को प्रमोट किया, आदमी और औरत के लिए यानी कि मैन और वीमेंस के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट को सपोर्ट किया। और 2 साल बाद, आफ्टर 2 years of long discussion and debate, South Africa came out with one of the finest constitution the world's ever had। और 2 साल के लंबे डिस्कशन के बाद, डिबेट्स के बाद, साउथ अफ्रीका में एक बहुत शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनकर लेकर उसमें संसार के सामने पेश किया उन्होंने। South Africa's constitution gave its citizens the most
एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। तो वो एक्सटेंसिव राइट्स देते हैं जो कि किसी कंट्री के सिटीजन्स के पास होने चाहिए। साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो इंस्पायर करता है डेमोक्रेट्स को कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके रहने वाले जो लोग हैं जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे क्या करता है, इंस्पायर्ड है। ठीक है, नेल्सन मंडेला मेन लीडर थे साउथ अफ्रीका के जिन्होंने कि क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था अपार्थेड का। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप्स द स्पिरिट ऑफ प्रोटेस्टर। तो उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी जो भावनाएं हैं, उनको जो सम्मान है वो उसकी देने की बात की गई थी। नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है बच्चों, साउथ अफ्रीका में गांधी जी के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। नेल्सन मंडेला वॉज द वन ऑफ द मोस्ट एबल एफिशिएंट एंड फॉरसाइटेड लीडर्स ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप, उसकी लीडरशिप में ही द स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थेड रीच इट्स क्लाइमेक्स, अपने उस पर पहुंचा, परिणाम तक पहुंचा। और ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट अगेंस्ट द अपार्थेड, और अपार्थेड जो मूवमेंट हुआ, अपार्थेड के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुए थे, उसने ही वो सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली। और उसने अपनी लाइफ के, किसने, नेल्सन मंडेला जी ने अपनी लाइफ के 28 ईयर्स कहाँ बिताए बच्चों, प्रिजन में बिताए, जेल में बिताए। इन द 90s ड्यू टू activities of the African National Congress and the support it got from the other countries of the world, South African regime was completely isolated from the world. In order to create a favorable atmosphere, Nelson Mandela was released in 1919. अब 90s में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट से और जो दूसरी कंट्रीज़ है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनके सपोर्ट से जो साउथ अफ्रीका है उसे क्या कर दिया गया, आइसोलेटेड कर दिया गया दूसरे देशों से। ठीक है, और फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। ठीक है, और नेल्सन मंडेला को रिलीज़ किया गया 1990 में, 1990 में उन्हें रिलीज़ किया गया। 1994 में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहाँ कराया गया जिसमें नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, चुना गया साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से बच्चों हम अच्छे से समझ गए हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है। साउथ अफ्रीका में जो मेजॉरिटी टीम थी वो थी ब्लैक और कलर्ड पीपल की थी, और माइनॉरिटी टीम में कौन थे, वाइट थे। और वो क्या हम चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे सबके लिए। लेकिन जो कुछ ब्लैक और कलर्ड पीपल थे वो वाइट को क्या नहीं देना चाहते थे, इक्वलिटी नहीं देना चाहते थे, अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। द कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन दैम वॉज नॉट सो ईजी। उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराना बड़ा मुश्किल था, बहुत आसान काम नहीं था। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट्स दे बोथ एग्री टू कॉम्प्रोमाइज़। बहुत सारे लंबे डिस्कशन के बाद दोनों को ही एग्री किया गया कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। वाइट्स को एग्री किया गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी जो पीपल हैं उनके लिए के लिए भी क्या होनी चाहिए, वोटिंग पावर दी जानी चाहिए। और वन पर्सन वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है, इक्वल वैल्यू। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट द सम बेसिक राइट्स। अब उन्होंने कुछ बेसिक राइट्स के लिए तो वो एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ इनको राइट दिए जाने चाहिए, है ना, पुअर्स को और वर्कर्स को। जो ब्लैक थे एंड कलर्ड पीपल थे वो भी कुछ राइट्स देने के लिए, जो कानून के हिसाब से राइट देने के लिए क्या हो गए, वो तैयार हो गए। The black agree the majority rule would not be absolute, कि जो वाइट का जो वो है, ब्लैक इस बात से सहमत हो गए कि मेजॉरिटी का रूल बिल्कुल सही नहीं है। दे एग्रीड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी,
कि मेजोरिटी को क्या है, प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, ज़्यादा जो वाइट की जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा नहीं कर सकती। बट हाउ वॉज द दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। टू इम्प्लीमेंट दिस कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न। तो इस इम्प्लीमेंट को, इस कॉम्प्रोमाइज़ को क्या कर दिया गया बच्चों, एक रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। उसमें लॉज जो थे, कानून जो थे वो लिख दिए गए कि वर नॉट बी इजीली रिमूव्ड बाय अ प्राइम मिनिस्टर, कि जल्दी से किसी प्राइम मिनिस्टर को जो लिखे हुए रूल है कोई भी नहीं हटा सकता। चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमए एंड अदर सच पावरफुल पीपल ऑफ पॉलिटिशियन। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो इन जो बनाए गए हैं लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए इन्हें जल्दी से हटा नहीं सकेगा। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग। एक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। फर्स्ट, इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ये जनरेट करता है ट्रस्ट की और कोऑर्डिनेशन को लोगों के बीच में। सेकंड इज स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, कि ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे अपना काम करेगी। थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, लिमिटेड करता है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ये लोगों की जो वो हैं, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको क्या करता है, शो करता है, दिखाता है। रियलिटी में क्या था, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, जो सभी कंट्रीज हैं जिनके पास क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी क्या हो, डेमोक्रेटिक हो कंट्री हो, बट ऑल कंट्रीज दैट हैव डेमोक्रेटिक। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका क्या है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, जो इंडिपेंडेंस की जो वॉर थी जो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ की गई थी, द अमेरिका गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके बाद में अमेरिका ने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था बच्चों। आफ्टर द रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन होने के बाद जो फ्रांस के जो लोग हैं उन्होंने अप्रूव किया था कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उन्होंने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज। तो ये सभी डेमोक्रेसीज में क्या हो गई है कि ज़रूरी वर्क हो गया, जिसमें कि क्या था, क्या परफॉर्म करना था, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस, सेम एज लाइक साउथ अफ्रीका। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है बच्चों, बहुत मुश्किल टास्क था, बड़े मुश्किल समय में इसको फ्रेम किया गया। जैसे साउथ अफ्रीका में बड़ा मुश्किल से बनाया गया था, ऐसे इंडिया में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। जो कंट्री है, कंट्री वॉज बोर्न थ्रू पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण पार्टी को क्या कर दिया गया था बच्चों, डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। और जो ब्रिटिश है वो क्या कर रहे थे, लिफ्ट इट टू द रूलर एज द प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट से क्या हो गया था, उन्होंने अपने आप को रूल हटा लिया था और डिसाइड कर दिया था वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद द पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। कि जो प्रिंसली स्टेट से, यानी कि जो राजा महाराजाओं की रियासतें थी, उनको कह दिया गया था कि आप चाहें तो इंडिया में मर्ज हो जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं, या अगर आप चाहें तो आप अपना इंडिपेंडेंट क्या रख सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट साम्राज्य रख सकते हैं। There was so many advantages in the side Indian constitution makers। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं उनको बहुत सारे एडवांटेजेस मिले। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टिंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था उस समय की बात करते हैं। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव क्रिएट अ कंसेंसस जो थे वो उनको के पास नहीं थे, नहीं कि एक फ्रेमवर्क नहीं था। स्ट्रगल इन इंडिया
टीच दैम व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जो इंडिया का जो स्ट्रगल है उसने लोगों को, उनके नेताओं को ये बता दिया था कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन, या कौन से ऐसे आइडिया हैं जो कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है, ज़रूरी लिखने हैं। 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बच्चों। जवाहरलाल नेहरू और 8 कांग्रेस जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया था, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो उन्होंने अपने 1928 के कॉन्स्टिट्यूशन में रखे थे। वो थे बच्चों राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये जो मुद्दे थे वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे थे। फोर्थ है बच्चों 1931 में रेजोल्यूशन लिया गया, कराची जो सेशन हुआ था उसमें, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से वो बनाएंगी, कैसा वो डेवलप करेंगी, उसके बारे में बात की गई, चर्चा की गई। जो कॉलोनियल रूल था बच्चों, कॉलोनियल रूल का मतलब है जो ब्रिटिश का यहाँ शासन था, उन्होंने बहुत सारे जो रूल हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे लेजिस्लेचर रूल है, वोटिंग लॉज है, ठीक है। दीज रूल आर फेल्ड बाय द ब्रिटिश, ये सारे रूल क्या हो गए थे, ब्रिटिश के द्वारा फेल किए गए थे। बट लेकिन ये हमारे लिए क्या हुए, यूज़फुल है। इससे हमें पता चला कि कोई भी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, लेजिस्लेचर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हुई, बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। जो कॉलोनियल रूल है, जो कॉलोनियल लॉ है, वो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में ऐड किया था, ठीक है। उसके साथ ही 1935 का जो एक्ट था उसकी झलक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा हमें नज़र आती है। हमारे जो लीडर्स थे बच्चों, उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको रीड किया, उनके लिटरेचर को रीड किया, और वो सारी चीज़ें अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए जो कि बेस्ट थी। जो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के जो आइडियाज़ थे उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी बच्चों, इक्वालिटी, ये आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। बहुत सारे जो लीडर्स थे वो रशियन रिवॉल्यूशन जो कि सोशलिज्म पर बेस्ड था उससे इंस्पायर्ड थे, ठीक है। बिल ऑफ राइट हेल्प अस टू मेक द प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स ने हमारी क्या की, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर तरीके से बनाने में हमारी हेल्प की। और द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ थी बच्चों, ब्रिटेन में थी, और इसने हमें प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी हमारी हेल्प की थी। और एट द ई स्टेप द क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, और हर स्टेप पर क्वेश्चन किया जाता था कि क्या ये चीज़ हमारी कंट्री के लिए सही होगी तो कैसे होगी, और सही नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी। तो हर बात पर क्या किया गया था बच्चों, खूब डिस्कशन किया गया था, उसके बाद ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया, बनाया गया। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था बच्चों। जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसे कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया था, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया गया जो असेंबली थी उसे क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा गया। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी बच्चों वो दिसंबर 1946 में हुई थी, और उसके जल्द ही उसके बाद ही क्या हो गया था, देश का बंटवारा हो गया था, और किसके रूप में, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में देश दो भागों में बांट दिया गया था। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उस समय कितने मेंबर्स थे बच्चों, इसमें 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। जो असेंबली ने अडॉप्ट किया इसको कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूंट फैक्ट में आया बच्चों 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इफेक्ट में आया, लोगों को बताया गया, ठीक है। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो इसी के
सम्मान में हम 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल बच्चों। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन थे बच्चों वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। We accept our constitution because of two broad रीज़न। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों करते हैं उसके दो मेन रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न टू एक्सेप्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़, क्या रीज़न है, बेसिक रूल्स वर accepted to all major social or political parties, then nobody can misuse his or her power illegally। तो एक तो ये है कि जो बेसिक रूल है वो मेजर सोशल ग्रुप के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। कोई भी अपनी इसकी पावर को, अपनी पावर को क्या नहीं कर सकता, मिसयूज़ नहीं कर सकता, इलीगली यूज़ नहीं कर सकता। जो इलीगल वर्क है वो नहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड रीज़न क्या है बच्चों, सेकंड रीज़न है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेड है किसकी, पीपल की, लोगों की। और देयर वॉज नो UAF एट दैट टाइम। ठीक है, सो द राइट रिप्रेजेंटेटिव्स वर सिलेक्टेड फॉर आवर कंट्री। तो हम उस समय हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सही चुने गए थे जिन्होंने हमारे लिए क्या बनाया था बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, जो कि गवर्नमेंट के वर्किंग कंडीशन को या गवर्नमेंट के वर्किंग कल्चर को क्या कर रहा था, शो कर रहा था। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट कर रहा है, उसका हर वर्ड जो इसमें लिखा गया, बोला गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो उस समय क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया, रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व किया गया। और इसे क्या कहा गया, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स। और इसे क्या नाम दिया गया बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंटली असेंबली डिबेट्स के नाम से दिया गया। इन डिबेट्स में क्या था बच्चों, ये जो डिबेट्स है ये बनाए गए जो रूल्स हैं उनके ऊपर की गई थी, हर व्यक्ति के द्वारा इसमें अपना योगदान दिया गया था। और ये जो डिबेट्स हैं बच्चों जब प्रिंट की गई तो 12 मोटे मोटे जो वो हैं वॉल्यूम बनाए गए इसके। ठीक है, 12 किताबों के रूप में ये हमारे सामने आई। ठीक है, असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिडंट एग्री विद कांग्रेस। असेंबली के बहुत सारे जो मेंबर थे वो कांग्रेस के साथ में एग्री नहीं करते थे कि जो सोशल टर्म्स है उनके बारे में। The value of Indian Constitution are amended in the preamble of Indian Constitution। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी वैल्यूज़ हैं या जो आत्मा है वो सारी किस में लिखी गई है, प्रियम्बल के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन छोटे से स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, जिसमें कि इसकी बेसिक वैल्यू को शो किया गया है। इसे क्या कहा गया है, प्रियम्बल कहा गया है। ठीक है, प्रस्तावना कहा गया है संविधान की। ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है उसको इंस्पिरेशन कहाँ से ली, उसकी US मॉडल से, उसकी वहाँ से US मॉडल से उसकी वो ली गई, इसका इंस्पिरेशन ली गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों बहुत लंबा है और बहुत डिटेल्ड में है। तो ये डिफ़ाइन करता है कि कोई व्यक्ति कैसे पावर को लेकर कैसे डिसीज़न देगा, और हर कॉमन मैन से लेकर रूलर तक की पावर की इसमें बात की गई है, इंस्टीट्यूशंस की पावर की उसमें बात की गई है। द कॉन्स्टिट्यूंट डिस्क्राइब, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को शो करता है, और जो लीगल लैंग्वेजेस है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। ये बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन इजीली रीड दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution as
Constituent Assembly is 26th day of November 1949 do hereby adopted, enacted and give to ourselves this constitutions. ये प्रियम्बल है बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ जो वैल्यू है वो प्रियम्बल में जो मेंशन की गई है वो है सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता, यानी कि जो संप्रभुता वो किस में निहित है? लोगों में निहित है। सेकुलर का मतलब है सभी जो धर्म हैं वो समान है, राज्य का कोई भी अपना एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा, मान्यता दी जाएगी। डेमोक्रेटिक, हर व्यक्ति चाहे वो किसी रंग का है, किसी जाति का है, किसी भी लिंग का है, वो क्या कर सकता है? डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, रूल कर सकता है। ये है फ्रीडम का साइन है बच्चों कि आप क्या है? फ्री हैं इस देश में। और ये जस्टिस का साइन है कि जस्टिस के सामने सब क्या है? इक्वल है। और ये है इक्वलिटी। इक्वलिटी किसकी? कानून के सामने क्या है? सभी इक्वल है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ये है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होती है भाई बंधुत्वता, ठीक है। और ये साइन है सॉवरेनिटी का। अब बात करते हैं कुछ उन लीडर्स की जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना योगदान दिया है। जो पहली पिक्चर है बच्चों, ये है होम मिनिस्टर की, ठीक है, जिनका नाम क्या है? जिनका 1875 में इनका जन्म हुआ था और 1950 तक रहे थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ब्रॉडकास्टिंग, इंतरिम गवर्नमेंट में हुए थे। ये एक लॉयर थे, लीडर थे। बारडोली जो पीजेंट्स सत्याग्रह हुआ था उसमें, और इन्होंने डिसिसिव रोल प्ले किया था इंटीग्रेशन में। इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया में मिलाने में, और इसके अलावा बाद में वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल है बेटा इनका नाम, ठीक है। वल्लभ भाई, इसका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल। दूसरे हैं बच्चों अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करते हैं। 1888 में इनका बर्थ हुआ था और 1858 तक इनका टाइम था, और सऊदी अरेबिया में इनका जन्म हुआ था। ये एजुकेशनिस्ट थे बच्चों, ऑथर थे, थियोलॉजियन थे, ठीक है। अरेबिक जो लैंग्वेज है उसके बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और कांग्रेस के लीडर थे। और इन्होंने कांग्रेस के जो भी एक्टिव मूवमेंट हुए थे उनमें पार्टिसिपेट किया था, और मुस्लिम जो लीग है उनको अपोज किया था कि जो पॉलिटिक्स है, जो लेटर पॉलिटिक्स है उसमें जो मुस्लिम्स हैं उनका उन्होंने विरोध किया था, जो कि अलग देश की डिमांड कर रहे थे। और एजुकेशन मिनिस्टर थे बच्चों पहली यूनियन कैबिनेट के, इसलिए आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। जो नेक्स्ट नाम आता है बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेक्स्ट लीडर का नाम आता है टी कृष्णाचारी। 1899 से 1974 तक का इनका टाइम है। तमिलनाडु में ये इनका जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर थे ये, कांग्रेस थे और कांग्रेस लीडर थे। बाद में ये यूनियन कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। नेक्स्ट असेंबली के जो लीडर थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। 1884 से 1963 तक का इनका टाइम था। बिहार में इनका जन्म हुआ था, और प्रेसिडेंट थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये एक फेमस लॉयर थे, और चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने एक्टिव जो रोल है वो प्ले किया था। और
3 टाइम जो प्रेसिडेंट कांग्रेस के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, वो इनके निगरानी में हुए थे, और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एस.सी. मुखर्जी 1887 से लेकर 1956 तक का इनका टाइम है। बंगाल में ये जन्म लिया था इन्होंने, और वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और ये क्या थे, एक रेपुटेटेड ऑथर थे, लेखक थे बच्चों, एजुकेशनिस्ट थे, और कांग्रेस के ये लीडर थे, ठीक है, मेंबर ऑफ कांग्रेस के लीडर थे। ऑल क्रिश्चियन काउंसिल जो बंगाल में थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके ये मेंबर थे। बाद में ये क्या बने, वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने बच्चों। जयपाल सिंह 1903 में से लेकर 1970 तक का इनका टाइम है। झारखंड में ये पैदा हुए बच्चों। एक स्पोर्ट्समैन थे, एक एजुकेशनिस्ट थे, कैप्टन थे ये बच्चों फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के, ठीक है, और ये फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा के जो प्रेसिडेंट बने, और बाद में ये झारखंड पार्टी इन्होंने बनाई जयपाल सिंह ने। अब बच्चों कुछ महिलाएं भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या थी, मेंबर थी। उनका नाम देखते हैं। जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 से लेकर 1981 तक का इनका टाइम था बच्चों। आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एडवोकेट थी ये, और पब्लिक एक्टिविस्ट थी, ठीक है, वीमेंस एमनिसिपेशंस, और फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा की फाउंडर थी ये, कांग्रेस लीडर थी। बाद में ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की क्या बनी बच्चों, चेयरमैन बनी है। बलदेव सिंह 1901 से लेकर 1961 तक का इनका टाइम था। हरियाणा में ये इनका जन्म हुआ था, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे ये, और पैंथिक अकाली पार्टी इन पंजाब असेंबली के ये जो लीडर थे, ठीक है, नॉमिनी ऑफ कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और डिफेंस मिनिस्टर बने थे यूनियन कैबिनेट में बेटा ये। कन्हैया लाल जी मानिक लाल मुंशी 1891 से लेकर 1971 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। गुजरात में जन्म हुआ था इनका। ये एडवोकेट थे, हिस्टोरियन थे, और लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे। कांग्रेस के ये जो लीडर हैं ये गांधी जी को सपोर्ट करते थे। बाद में लेटर मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, बाद में ये यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर बने, और इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी को क्या किया, बनाया, के फाउंडर बने ये। भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 में इनका बर्थ हुआ था। 1956 तक का इनका टाइम था। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बच्चों। सोशल जो रिवोल्यूशनरी जो थिंकर्स थे, ये एगिटेटर थे, वो अगेंस्ट द कास्ट डिवीज़न के खिलाफ ये उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और कास्ट बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज़ जो थी उनको क्या किया गया था, प्रमोट किया था, बताया था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। लेटर लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में ये लॉ मिनिस्टर बने थे, और रिपब्लिक पार्टी इन्होंने बनाई थी भारत में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से लेकर 1953 का इनका टाइम था। ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे, और ये मिनिस्टर थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई के। इंटरिम जो गवर्नमेंट उस टाइम बनी थी उसमें एजुकेशनिस्ट थे और लॉयर थे, और ये भारतीय जनसंघ के क्या थे, फाउंडर थे। 1889 में से लेकर 1964 तक में इनका जो टाइम है वो बताया गया है, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था बच्चों। आप इन्हें इजीली पहचान सकते हैं। यस, ये हैं आपके प्यारे चाचा नेहरू। यस,
और इनका पूरा नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्या थे, इंतरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बने थे, लॉयर थे, कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट किया था, डेमोक्रेसी और एंटी इम्पीरियलिज्म को इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था। बाद में ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। सरोजनी नायडू, जिसे कि आप किसके रूप में जानते हैं, यह सरोजनी नायडू को एक पोएट के रूप में जानते हैं। ठीक है, 1879 से लेकर 1949 में तक का इनका टाइम है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कवित्री थी, राइटर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, और इन्होंने बहुत सारे जो विमेन लीडर्स हैं उनके लिए क्या थी, एक प्रेरणा का स्रोत थी। बाद में ये क्या बनी, गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की। सोमनाथ लहरी, 1901 से 1984 तक का इनका टाइम है बच्चों। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये राइटर थे और एडिटर थे और लीडर थे बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। बाद में ये वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर बने। अब बच्चों बात करते हैं सोर्सेज की, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्सेज कौन कौन से बने। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या है, सोर्सेज हैं। Those who draft the Indian Constitution felt that it has to be accordance with the people's aspirations and changes in society। जो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनका मानना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है लोगों की उम्मीदों के हिसाब से होना चाहिए और सोसाइटी के हिसाब से इसमें क्या हो जाना चाहिए, चेंजेस हो जाना चाहिए। दे डिड नॉट सी दैट एट अ स्केर्ड स्टैटिक्स एंड अल्टरेबल लॉ। वे ऐसा नहीं चाहते थे कि एक ऐसी चीज़ बनाकर पटक दी जाए जिसमें कि सुधार की गुंजाइश ना हो। आने वाले समय में जब लोगों की ज़रूरतें बदलेंगी, आने वाला समय बदलेगा, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, सुधार की गुंजाइश भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मेड प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंजेस की उन्होंने बात की थी। ठीक है, दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और इन चेंजेस को क्या नाम दिया गया बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या नाम दिया गया। अब तक बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब तक की डेट में 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो अमेंडमेंट है वो प्रोसीजर है, वो प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल्स हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करने के लिए। ठीक है, 3 कैटेगरी के यहाँ अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स procure provided in the constitution is as follow। they are 3 categories as amendment। ठीक है, फर्स्ट तो in the first category amendments can be done by simple majority of the member। यह तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर के द्वारा कराया जाता है, वोटिंग कराई जाती है। ठीक है, और पहले उससे पहले कहाँ भेजा जाता है, वोटिंग कराने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है। ठीक है, सेकंड है, और सेकंड जो कैटेगरी है उसमें अमेंडमेंट में रिक्वायर होता है स्पेशल मेजोरिटी की, जिसमें कि अमेंडमेंट्स कैन बी पास बाय द ईच हाउस, और हर हाउस के द्वारा ये क्या किया जाए, पास किया जाए। 2/3 जो पीपल है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर हैं, वो इसे क्या करे, पास करे वोट के द्वारा, और उसके बाद में किसके पास भेज दिया जाए, प्रेसिडेंट के पास में इसे साइन करने के लिए भेज दिया जाए। नेक्स्ट है जो थर्ड कैटेगरी का जो अमेंडमेंट है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसे पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसीलिए इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और जो सेकंड कैटेगरी, द सेम हैज़ टू बी अप्रूव्ड एट द लिस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि 50% के जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लोग भी इसमें क्या करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो देखते हैं बच्चों। जो लीडर्स M.K. गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड J.L. नेहरू पुट फॉरवर्ड दियर व्यूज़, उन्होंने अपना व्यूज़ लोगों को बताया
और अपना ड्रीम बताया और प्रॉमिस बताया कि जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो देश से उन्होंने प्रॉमिस किया है उसको क्या किया उन्होंने, उसका ध्यान रखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। जो प्रियम्बल है बच्चों वो बताता है कि जो फिलॉसफी है विच एंटर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ड, कौन सी फिलॉसफी के अंतर्गत ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इट इज़ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रियम्बल है बच्चों वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, सोल है, आत्मा है। बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप आप इस चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो आप इजीली कर सकते हैं। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ अपार्थाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड वाइट एंड ब्लैक मेजोरिटी कॉम्प्रोमाइज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? राइट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट द सोर्सेज ऑफ अबव प्रोविजंस। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।